नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में यूसीसी को लागू हुए आज 1 साल का समय पूरा हो गया है और इस उपलक्ष्य में देहरादून में पूरे राज्य सहित जो है भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जहां आपको बताते चली कि इस मौके पर देहरादून में नींबूवाला स्थित सांस्कृतिक भवन में प्रेक्षागृह में भव्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी प्रतिभाग करेंगे। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चलें कि यूसीसी दिवस के आयोजन को लेकर तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिला अधिकारी सविन बंसल ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया है और जहां अधिकारियों ने मंच, सभागार, ध्वनि व्यवस्था तो वहीं तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। जहां आपको बताते चले कि पूरे तरीके से गरिमामय ढंग में यह कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा। बाइट में चलाना। अब खबर रुद्रपुर से है, जहां बीजेपी के विधायक शिव अरोड़ा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि यह वीडियो तब का है जब वे जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में रुद्रपुर के ब्लॉक में पहुंचे थे और जहां कार्यक्रम स्थल पर लगे फ्लैक्स में उनका फोटो ना दिखने पर वे भड़क उठे। जी हां, आपको बता दें कि इस मुद्दे को लेकर विधायक ने आयोजकों से नाराजगी जताई और इसे लेकर गुस्से में भी दिखे और उनका यह वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है और जिसमें कि वे अपने असंतोष व्यक्त करते हुए कार्यक्रम के आयोजकों पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैंतुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अभय जी, जिस तरीके से वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, आखिर क्या कुछ मामला है? बिल्कुल इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि भाजपा के जो रुद्रपुर से विधायक है, इनका ये वीडियो वायरल हो रहा है। शिव अरोड़ा विधायक है रुद्रपुर से, जिस तरीके से वो अपनी चीजों को प्रचारित करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं, यानी सिर्फ बैनर पे, यानी जो जन जन के द्वार कार्यक्रम है उस बैनर पे विधायक का फोटो ना होना या सरकार दूसरे मंत्रियों का फोटो ना होना, उस बात को लेकर जिस तरीके से वो अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं, वो सीधे तौर पर इस बात का प्रमाण है कि विधायक उन सब चीजों से खासे नाराज यहाँ पर दिख रहे हैं, क्योंकि पोस्टर में उनका फोटो नहीं छपा गया है, उनका फोटो नहीं लगवाया गया है। उस बात तो खासे नाराज यहाँ पर दिख रहे हैं और यही वजह है वो इन सब चीजों को लेकर अधिकारियों को हड़काते हुए नजर आ रहे हैं, यानी अधिकारियों पर अपना गुस्सा निकालते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से वो अधिकारियों को यहाँ पर बोल रहे हैं, वो सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि एक जनप्रतिनिधि के लिए सही चीज नहीं कही जा सकती, यानी जो जनप्रतिनिधि की जो भाषा होती है, जनप्रतिनिधि की जो मर्यादा होती है, उस मर्यादा को तोड़ते हुए वो नजर आ रहे हैं। और इसी बात को लेकर जो उनका वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा है, वो काफी वायरल यहाँ पर हो रहा है। लोग उन सब चीजों को लेकर तरह तरीके की अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर दे रहे हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि भाजपा में एक के बाद एक इस तरीके के वीडियो नेताओं के यहाँ पर वायरल हो रहे हैं, जो सही नहीं कहा जा सकता है। जी बिल्कुल अभय जी, एक तरफ तो सरकार की ओर से जगह जगह शिविर लगाए जा रहे हैं जन जन की सरकार जन जन के द्वार के तहत, तो वहीं दूसरी ओर अब इन विधायकों में क्रेडिट लेने की कहीं ना कहीं होड़ नजर आ रही है। देखिए, इन सब चीजों को लेकर ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर ये कार्यक्रम हो रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर ही जिला प्रशासन इन कार्यक्रमों को आयोजित करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से विधायक यहाँ पर नाराज हो रहे हैं, उससे समझा जा सकता है कि विधायक उस बात का क्रेडिट लेना चाहते हैं कि कार्यक्रम उनकी तरफ से यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, जबकि ये सोच मुख्यमंत्री की सोच है और उस सोच पे सीधे तौर पर जनता को, जनहित को आगे लाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, ताकि उनकी जो समस्या, उन समस्याओं का निदान यहाँ पर हो सके, उन समस्याओं का निवारण वहां पर हो सके। लेकिन जिस तरीके से जनप्रतिनिधि इस बात को लेकर क्रेडिट बनाते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसा समझा जा सकता है कि ये सिर्फ आगामी चुनाव को लेकर अपने आप की उपलब्धि यहाँ पर जोड़ना चाहते हैं, ताकि जनता के बीच उतर सके और जनता उन सब चीजों को समझने का काम यहाँ पर कर सके। लेकिन ये कार्यक्रम जिला प्रशासन और सरकार के निर्देश में यहाँ पर आयोजित हो रहा है और उसी के लिए कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। इसीलिए जो पोस्टर बैनर यहाँ पर बनाएंगे, उनमें
किसी बड़े जनप्रतिनिधि का चेहरा यहाँ पर नहीं है। सिर्फ एक सरकार का मुखिया के तौर पर मुख्यमंत्री का फोटो यहाँ पर नजर आता है और उसके बाद जो कार्यक्रम वहाँ पर लगाए जा रहे हैं, शिविर कार्यक्रम लगाए जा रहे हैं, उन शिविरों के ही जो चीजें वहाँ पर होनी है, यानी जो कार्यक्रम की जो उद्देश्यता है उसको प्रचारित करने का काम वहाँ पर हो रहा है। लेकिन सियासत काफी तेज यहाँ पर हो रही है। देखना यही होगा कि संगठन की तरफ से या सरकार की तरफ से क्या कुछ निर्देश अपने विधायकों को दिए जाते हैं। जी ठीक है अभय जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहे, मैं दोबारा से आपका रुख करूंगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबरों में आपको बता दें कि देहरादून में मौसम लगातार अब बदलता जा रहा है। जहां पहाड़ों पर एक तरफ बर्फबारी का लुत्फ लोग उठाते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर वाहन चालकों के लिए मौसम बड़ी परेशानी बन गया है। जी आपको यह भी बताते चले कि मौसम विभाग ने देहरादून समेत मौसम के गंभीर होने के लिए तमाम जिलों में ऑरेंज अलर्ट को जारी कर दिया है। और जहां जारी किए गए ऑरेंज अलर्ट के अनुसार क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ साथ भारी बारिश और बर्फबारी भी हो सकती है। और इस स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सल्ट क्षेत्र में बढ़ते मानव वन्य जीव संघर्ष पर वन पंचायत सरपंच संगठन के प्रदेश अध्यक्ष घनानंद शर्मा ने तीखी आलोचना की है। आपको बता दें कि उन्होंने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और कहा कि विभाग बागों को शिफ्ट करने की बात कर अपनी जिम्मेदारी से बच रहा है, जबकि समस्या जस की तस बनी हुई है। उन्होंने हाल ही में सल्ट में खोलियो कियारी गांव में भी एक महिला की बाघ के द्वारा हत्या का उदाहरण देते हुए इसे दुखद और चिंताजनक बताया। और जहां शर्मा का यह भी कहना है कि विभाग अपनी कार्रवाई को पारदर्शी और दूरदर्शी बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए कोई स्थायी योजना अभी तक नहीं बनी है। विभाग अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए बार बार एक ही पुनरावृत्ति करता है कि हमने बाघों को पकड़ लिया है, हमने बाघों को ट्रैकुलेशन कर लिया है। और इसी एक लाइन में मेरे ख्याल से पिछले 4-5 सालों से लगातार बढ़ती हुई घटनाओं का विभाग का एक ही बयान है और ये अपनी जिम्मेदारियों से पूर्ण रूप से पल्ला झाड़ रहे हैं। इनके पास न कहीं पर इनको कैंपिंग करने की जगह है, कहीं पर इनको एक जगह बंद करके रखने की जगह है, या इनको ऐसे शूट आउट करने के इनके पास किसी किस्म के आदेश हैं, जिससे लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। बाघ को एक जगह से पकड़ करके दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जा रहा है। वो एक जगह की घटनाओं से जनता का ध्यान भटक नहीं रहा है कि उससे पहले दूसरी जगह घटनाएं हो जा रही हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने 2047 तक उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने का लक्ष्य साझा किया है। उन्होंने कहा कि इस राज्य का विकास आधुनिकता के साथ सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरण के संरक्षण की मजबूती की पहचान को बनाने पर आधारित होगा। और जहां मुख्य सचिव ने यह भी कहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यटन, कृषि और आधारभूत ढांचे में संतुलित विकास सुनिश्चित किया जाएगा। से संक्षेप में मैं ये कहना चाहूँगा, चिंतन शिविर से हम लोगों ने उत्तराखंड 2047 में कैसा होगा, किस प्रकार का होना चाहिए, क्या हमारे लक्ष्य हैं, वो हम लोगों ने उसमें डिसाइड किया। खबर उत्तरकाशी से है, जहां गंगोत्री धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने का निर्णय अब गंगोत्री मंदिर की समिति के द्वारा लिया गया है। जहां आपको बता दें कि मंदिर समिति ने अध्यक्ष की ओर से सुरेश सेमवाल ने यह बयान दिया है कि धाम में केवल हिंदू धर्म के अनुयायी ही प्रवेश कर सकेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्णय पूरी तरह से लागू किया जाएगा। और जहां मंदिर समिति का यह मानना है कि यह कदम मंदिर की पवित्रता और धार्मिक मान्यताओं के संरक्षण के लिए बेहद ही आवश्यक है और इस निर्णय को स्थानीय लोग स्वागत योग्य मान रहे हैं। माँ पतित पावनी भागीरथी गंगा का धाम गंगोत्री, जिसकी तिथि चैत्र मास में हम लोग निकालते हैं कपाट खुलने की। और जानी है, हमने पहले से ही इस बात को कहा बार बार, और अभी भी हम मंदिर समिति गंगोत्री की तरफ से ये घोषणा करते हैं
कि किसी भी गैर हिंदू को माँ भगवती गंगा के जो मंदिर है उसमें आने से रोका जाएगा। पूर्णतः उनके लिए, गैर हिंदू के लिए माँ भगवती गंगा का जो मंदिर है, गंगोत्री धाम है, वो वर्जित होगा। ऐसा मंदिर समिति गंगोत्री ने पूरी तरह से सभी लोगों ने ये निर्णय लिया है और हम चाहेंगे कि गैर हिंदू का गंगोत्री धाम में प्रवेश न हो। जय गंगा मैया की। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा कदम हमारे चारों धाम की जो कमेटी है उनका द्वारा उठाया गया है। इन लोगों का ये है कि हमें इनसे कोई दिक्कत नहीं है, ये काम करने आते हैं, नाई का काम भी करते हैं, घोड़े खच्चर का काम करते हैं, हमें इन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आए दिन उत्तराखंड में जो इनके मामले बढ़ते जा रहे हैं, अभी हमने उत्तरकाशी में देखा, एक रेडी वाला जो है हमारी माँ बेटी बहनों के जो है वीडियो बना रहा था अपने फ़ोन से चुपके से। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, फूक जिहाद होता है, लव जिहाद होता है। ये लोग धंधा करने कम और यहाँ पे जो है माहौल ख़राब करने ज़्यादा आते हैं। मंदिर समिति ने जो फैसला लिया ये स्वागत योग्य है, क्योंकि हमारा सनातन, हमारे चार धाम जिनके प्रति जो हिंदुओं की आस्था है, वहाँ जो है गैर हिंदू अगर जाता है तो वो जो है आस्था पे जो है को कलंकित करता है। आस्था पे जो है ये लोग जो है गलत जो है काम करते हैं। तो मैं इसका जो है स्वागत करता हूँ। मैं ही क्या, मैं तो समझता हूँ कि जो हमारा हिंदू समाज है, सनातनी लोग हैं, ये सब जो है इसका जो है स्वागत करेंगे। और इस तरीके का जो है अभी तो गंगोत्री धाम में ही हुआ है। मैं तो चाहता हूँ कि पूरे उत्तराखंड के चारों धामों पे जो है ये व्यवस्था होनी चाहिए कि जो गैर हिंदू हैं इनका जो प्रवेश वर्जित हो जाना चाहिए, ताकि हमारा जो सनातन है वो बना रहे, हमारे जो आस्था इसके प्रति है, चार धामों के प्रति, वो बनी रहे। और इनकी जो ताकत है, शक्ति है, जो देश और विदेश से लोग जो इनके दर्शनों के लिए यहाँ पे आते हैं, वो ताकत और शक्ति बनी रहे। उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। उत्तराखंड के चारधाम समेत बीकेटीसी के अंतर्गत भी अब मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। जहां आपको बताते चलें कि चारधाम यात्रा से पहले ही बद्रीनाथ और केदारनाथ जो मंदिर समिति है जल्द ही इस संबंध में आदेश को भी जारी करने वाली है। जहां आपको यह भी जानकारी देते चलें कि बीजेपी इसे जनभावना की मांग को बताते हुए समर्थन कर रही है, तो जबकि कांग्रेस इसे तुष्टीकरण की राजनीति करार दे रही है। जहां गंगा घाट में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर वर्जन की मांग के बाद अब बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समितियां भी उत्तराखंड के प्रमुख मंदिरों में इन वर्जन को लागू करने की योजना बना रही हैं और इसके लिए मंदिर समिति के आगामी बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव भी पारित किया जा सकता है। उसमें हमारा बहुत स्पष्ट मत है, पहले से ही हमने कहा है कि चूंकि जितने भी ये धार्मिक स्थल हैं, जो भी हमारे पौराणिक स्थल हैं, हमारे देव स्थान हैं, इन स्थानों को देखने वाले, उनका संचालन करने वाले वहाँ के सभी हमारे जो धार्मिक संगठनों के लोग हैं, तीर्थ सभा के लोग हैं, गंगा सभा के लोग हैं, केदार सभा के लोग हैं, बद्री केदार मंदिर समिति के लोग हैं, हमारा पूज्य संत समाज है, वो सब जो भी चूँकि वही उसका संचालन करते हैं, हमने कहा है कि उनकी जो भी उसमें राय होगी या जो उनका मत होगा उसके अनुसार ही सरकार आगे बढ़ेगी। और ये स्थान हमारे बहुत पौराणिक महत्व के स्थान हैं और इन स्थानों के पहले समय में कुछ कानून भी बने हुए हैं। हम उन कानूनों का भी अध्ययन कर रहे हैं, उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, बीकेटीसी को ये बताना चाहिए, चाहे वो हमारा केदारनाथ धाम हो, चाहे वो अमरनाथ जी की गुफा हो। अमरनाथ जी की गुफा की खोज किसने की थी, वो कौन से धर्म का था? और जो खच्चर और घोड़े ले जाकर श्रद्धालुओं की सेवा कर रहे हैं, डोली ले जाके सेवा कर रहे हैं, कौन से धर्म के? उनमें ज्यादातर लोग कौन से धर्म के लोग हैं जो लोगों की सेवा कर रहे हैं और भगवान केदार के दर्शन कराने के लिए खच्चरों की व्यवस्था करके वहां तक ले जाते हैं? कौन लोग हैं? तो इस देश में जो प्रेम और भाईचारा है उसको तोड़ने की कोशिश ना करें। हर व्यक्ति को अपनी हद पता है, हर व्यक्ति को पता है उसको कहां तक जाना, उसकी सीमाएं क्या है। सरकार और सरकार के उपक्रम में बैठे हुए लोगों को अपनी गंदी मानसिकता को छोड़ना चाहिए और राष्ट्र जिस रास्ते पे पौराणिकता से चला आ रहा है, पुराणों के समय से चला आ रहा है, उस रास्ते पे राष्ट्र को चलने दिया जाए। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। घनसाली के पूर्व विधायक और गद्दावर नेता बलबीर सिंह नेगी का निधन हो गया है। आपको बता दें कि वे लंबे समय से अस्वस्थ थे और देहरादून के कैलाश अस्पताल में उनका इलाज भी चल रहा था। उनके निधन की खबर से घनसाली क्षेत्र के साथ साथ टिहरी जनपद और राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है। तो वहीं बलबीर सिंह नेगी ने अपनी राजनीति की जो यात्रा है वो शुरुआत बुनियादी स्तर से की थी और जनता के बीच गहरी पकड़ उन्होंने बनाई थी, जहां उन्होंने संयुक्त उत्तर प्रदेश विधानसभा और 2 बार उत्तराखंड के विधानसभा में घनसाली क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। उनके निधन से क्षेत्र में एक अनुभवी, जनप्रिय और संघर्षशील नेता जो है वो खो दिया गया है और जहां उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। अब खबर चंपावत जिले से है, जहां आपको बता दें कि सुखीडांग क्षेत्र में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया जब महिंद्रा अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। जहां आपको बता दें कि वाहन में 7 लोग सवार थे और जिसमें से 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हादसे में एक महिला और एक पुरुष को हल्की चोटें आई हैं। तो वहीं घटना के तुरंत बाद एसडीआरएफ और जिला पुलिस ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया और जहां अंधेरे और कठिन परिस्थितियों के बावजूद एसडीआरएफ की टीम ने तत्परता से घायलों को खाई से बाहर निकालकर तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 31 जनवरी को अमृतसर हरिद्वार एक्सप्रेस का संचालन स्थगित रहेगा क्योंकि अंबाला मंडल में रेल कार्य चल रहे हैं। जहां आपको जानकारी देते चले कि अंबाला मंडल में 3 दिन तक रेल यातायात प्रभावित रहेगा और जिसका असर मुरादाबाद मंडल से होकर लक्सर के जंक्शन से गुजरने वाली ट्रेनों पर भी पड़ेगा। जानकारी देते चले कि जालंधर सिटी में 28 से 31 जनवरी तक यार्ड में पुल कार्य किया जाएगा और इस दौरान कई ट्रेनें स्थगित रहेंगी। तो वहीं कुछ ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया जाएगा। जहां आपको यह भी बताते चले कि अमृतसर हरिद्वार एक्सप्रेस, जालंधर फिरोजपुर पैसेंजर, तो वहीं अन्य प्रमुख ट्रेनें 31 जनवरी तक रद्द रहेंगी। जहां दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेस भी 31 जनवरी तक स्थगित रहेगी। अब खबर लंढोरा क्षेत्र से है, जहां शिकारपुर और हजरपुर गांव में कृषि विभाग ने परंपरागत कृषि योजना के तहत 3 क्लस्टर बनाकर 60 किसानों का चयन किया है, जिसमें कि रविवार को शिकारपुर गांव में आयोजित एक कैंप में एनजीओ के माध्यम से किसानों को कृषि संबंधित सामान किट भी जो है वो वितरित की गई थी। जहां आपको बताते चले कि जैविक खेती में किसानों को इस किट से मदद मिलेगी। तो वहीं कृषि विभाग के अनुसार अशोक कुमार शर्मा ने इस पर जानकारी दी है कि नारसन और रुड़की के ब्लॉक में 26 और 24 क्लस्टर बनाए गए हैं और जहां प्रत्येक क्लस्टर में 1 हेक्टेयर की भूमि वाले किसानों का चयन किया गया है और जहां किसानों को स्प्रे मशीन, खाद बनाने का ड्रम और अन्य सामग्री भी दी गई है। जहां शर्मा का यह भी कहना है कि रासायनिक खेती छोड़कर जैविक खेती करने से गन्ने और लाल साड़न रोग भी समाप्त होगा। तो वहीं 3 वर्षों तक जैविक कार्यक्रम भी जारी रहेगा। अब खबर पौड़ी से है, जहां आपको बता दें कि जनपद के सुमाड़ी गांव में निवासी खेमराज सुंदरियाल को वर्ष 2026 के पद्माश्री सम्मान से नवाजे जाने की खबर से सुमाड़ी गांव में खुशी की लहर है और जहां लगभग 83 वर्षीय खेमराज ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सुमाड़ी में प्राप्त की और इसके बाद श्रीनगर से 10वीं और डिप्लोमा पूरा किया। जानकारी देते चले कि शिक्षा के बाद उन्होंने रोजगार की तलाश में गांव छोड़ा। तो वहीं संघर्षों से भरी यात्रा में विभिन्न स्थानों पर उन्होंने काम किया और जहां अपनी मेहनत और कौशल से उन्होंने हैंडलूम के क्षेत्र में खास पहचान बनाई है और जहां उनके पद्मश्री सम्मान मिलने पर गांववासी एक दूसरे को लड्डू बांट रहे हैं और खुशी का इजहार उनके ओर से किया जा रहा है। तो वहीं इसे पूरे क्षेत्र के लिए गौरवान्वित पल भी माना जा रहा है। गाँव में आज जश्न मनाया जा रहा है, लड्डू बांटे जा रहे हैं, बच्चे खुशी से सभी खुश हो रहे हैं कि आज हमारे दादाजी को पद्मश्री का ऐलान हो रखा है, जो सरकार द्वारा मिलना है।
मेरा भी आदरणीय सुंदरलाल जी से यही निवेदन है कि वो भी गांव के बीच में आकर हम यहाँ नौजवानों को अपनी जो हुनर है उसको सिखाएं, जो कि आगे जाकर ये लोग भी आगे बढ़े और गांव का नाम ऐसे ही रोशन करते रहे। आज का दिन बहुत ही हर्ष का दिन है कि मेरे मामा श्री खेमराज सुंदरलाल जी को राष्ट्रपति जी द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को कि उन्होंने इतना बड़ा सम्मान न केवल हमारे परिवार, हमारे गांव, हमारे क्षेत्र, हमारे राज्य को दिया, लेकिन पूरा देश का भी सम्मान जो उन्होंने किया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। प्रारंभिक शिक्षा मामा जी की सुमाड़ी में हुई, 8वीं तक वहाँ पे किया। उसके बाद उन्होंने श्रीनगर से ITI किया और उसके बाद नौकरी के लिए दिल्ली क्लॉथ मिल DCM में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। बनारस में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी, बुनकर सेवा केंद्र में दी। रिटायरमेंट होने के बाद पानीपत में उन्होंने अपना छोटा सा उद्योग शुरू किया और उस उद्योग के द्वारा जो उन्होंने अच्छी अच्छी डिजाइन कलाकृतियां बुनकर से उन्होंने जो बनाई थी, देवी देवताओं की बनाई थी, राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री जी की, पुराने जो हमारे स्वतंत्रता संग्रामी थे उनकी उन्होंने जो मूर्तियां बनाई थी बुनकर से करके बहुत ही उम्दा थी। और जिसका उन्होंने एग्जीबिशन दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बड़े शहरों में किया, बड़ा नाम हुआ उनका, इसीलिए उन्हें ललित कला एकेडमी से अवार्ड से सम्मानित किया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर होदम से नगर से है, जहां काशीपुर में तेज रफ्तार कार और डंपर के बीच भिड़ंत हो गई और जहां 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है, तो वहीं आपको जानकारी देते चलें कि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब 5 युवक मुरादाबाद से काशीपुर की ओर जा रहे थे और जहां कार की डंपर से जोरदार टक्कर हो गई और जिसमें 3 युवक जो है उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। और जहां सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंची और जहां शवों को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए आगे भेज दिया है, तो वहीं पुलिस ने यह भी आशंका जताई है कि हादसा नींद की झपकी लगने के कारण हो सकता है, जहां घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। अब खबर देहरादून से है, जहां नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में 30 दिसंबर को हुई चोरी की घटना का दून पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जानकारी देते चले कि पुलिस ने शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो कि पंजाब के तरन तारण जिले का रहने वाला बताया जा रहा है और जहां आरोपी के कब्जे से चोरी की गई 2.5 लाख रुपए की कीमती ज्वेलरी को बरामद कर लिया गया। जहां जानकारी देते चले कि घटना की शीघ्र ही अनावरण और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए SSP देहरादून के निर्देश पर पुलिस टीम गठित की गई थी और जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को नेहरू कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।